गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे अपन जो आपके एनिमल हस्बेंड्री की जो पहली क्लास लगी थी क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर, उसके अंदर अपन 1 से लेके 50 के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे जो 50 to 100 नंबर के जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है 51 है, वो है राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल है। तो यहाँ पर देखिएगा राजस्थान की जो देसी मवेशी नस्ल है उसकी अपन बात करेंगे। उनमें जैसे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो है थारपारकर है, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करेंगे कांकरेज है, ऑप्शन नंबर थर्ड आता है आपका राठी आता है, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिएगा आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो आपके 3 ऑप्शन है ऊपर वाले उसके अंदर एक चीज है, जैसे थारपारकर देसी नस्ल की गाय है, कांकरेज आपके देसी नस्ल की गाय है, राठी आपके देसी नस्ल की गाय है, और एक ऑप्शन में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि जो आपका थारपारकर है, थारपारकर की बात करेंगे। थारपारकर का जो ओरिजिन जो पहले से होता है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थारपारकर जिला है। उसके बाद अपन बात करेंगे नंबर जो सेकंड है वो क्या है आपका कांकरेज है। कांकरेज के अंदर अपन बात करेंगे गुजरात के जो काठियावाड़ क्षेत्र है ये इसके ओरिजिन पैलेस है। लेकिन यहां पर देखिएगा जो आपकी राठी गाय है, राठी गाय की अपन बात करेंगे। राठी गाय के अंदर क्या होता है, जैसे राठी है तो राठी आपका राजस्थान का, जैसे आपका बीकानेर है आपका, इसके अलावा जैसे आपका गंगानगर है, इसके अलावा कुछ भाग जो आपका जैसलमेर का है, ये क्या है आपका राठ क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली जो गाय की नस्ल है वो क्या है राठी। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो देखेगा राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल है। तो राजस्थान की प्रॉपरली देसी मवेशी नस्ल की बात करें तो जो क्वेश्चन है आपका 51 है, उसका राइट आंसर क्या होगा आपके राठी। और ये जो क्वेश्चन है ये जेट 2008 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैं आपसे थोड़ा समझ आऊंगा, पिछले वीडियो में शायद मैंने इसका आंसर आपको ये डी दिया, तो यहां इसको राइट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपके राठी। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। वो क्वेश्चन है आपके यहां पर देखिएगा ऑपरेशन फ्लड का जो लक्ष्य है वो क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड के लक्ष्य की बात करेंगे। यहां पर जो है ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है दूध की पैदावार को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ग्रामीण क्षेत्रों की आय को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर जो 3 है दूध का उचित मूल्य दिलाना, और यहां पर जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है उपरोक्त सभी। तो पहले अपन बात करेंगे जो ऑपरेशन फ्लड है। ऑपरेशन फ्लड एक श्वेत क्रांति का पार्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य था दूध के क्षेत्र में बाढ़ लाना। तो यहां पर बात करेंगे दूध के क्षेत्र में बाढ़ लाने की जो प्रोसीजर है उसके द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए, दूध के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूध के द्वारा जो आय होती है उसको बढ़ाया जाए, और दूध का एक उचित मूल्य दिलाया जाए। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 52 है इसके क्या होगा उपरोक्त सभी। ये सभी उद्देश्य क्या है उसके लक्ष्य है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपके जेट 2008 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 है, 53 की बात करेंगे। यहां पर देखिएगा जो आपका 53 क्वेश्चन है, यहां अपन बात करेंगे मगरा, मालपुरा एवं चोकला नस्ल की भेड़ें कौन से इलाके में पाई जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मगरा है, मालपुरा है, चोकला है, ये नस्ल की भेड़ें पंजाब में भी नहीं पाई जाती, बिहार में नहीं पाई जाती, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। ये भेड़ की जो नस्लें हैं ये कहां पर पाई जाती है आपके, ये राजस्थान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान के अंदर जैसे मगरा की अपन बात करेंगे तो जो मगरा नस्ल की भेड़ है वो कहां पर पाई जाती है आपके बीकानेर में। यहां पर देखिएगा जो अपन बात करेंगे मगरा नस्ल की जो भेड़ है वो कहां पर पाई जाती है आपके बीकानेर में। इसके अलावा देखो जो मालपुरा है, मालपुरा की अपन बात करेंगे। जो मालपुरा है, मालपुरा आपके जैसे टोंक जिला है, टोंक के अलावा जैसे आपके जयपुर है, तो इन क्षेत्रों के अंदर ये ब्रीड्स पाई जाती है। उसके अलावा जैसे चोकला की बात करेंगे तो चोकला आपने देखा होगा, चोकला का जो ओरिजिन जो पैलेस है वो कौन सा है आपका शेखावाटी है। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं कि ये आपकी मगरा, मालपुरा और चोकला है, ये मोस्टली किस स्टेट के अंदर पाई जाती है। तो वो स्टेट कौन सा है आपका राजस्थान। जेट 2008 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 जो क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, उसके अंदर अपन बात करेंगे प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर आव को क्या कहते हैं।
तो यहां पर देखिएगा प्रजनन के अंदर जो उपयोग में आने वाला जो नर आव है उसकी बात करेंगे। एक आता है आपका स्टेलियन, एक आता है मेयर, एक आता है फिल्ली और एक आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रजनन के उपयोग में आने वाला नर आव जो होता है उस नर आव को क्या कहेंगे अपन, स्टेलियन के नाम से उसे जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन था आपके जेट 2008 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में देखिएगा आपका जो 55 है, 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है? तो यहां पर देखिएगा जो एफएमडी डिजीज है, एफएमडी डिजीज की अपन बात करेंगे। जो खुरपका मुंहपका जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो यहां अपन बात करेंगे खुरपका मुंहपका। देखो एक ऑप्शन नंबर 1 है वायरस के द्वारा, एक होता है बैक्टीरिया के द्वारा, एक होता है फंगस के द्वारा और एक होता है आपके प्रोटोजोआ के द्वारा। यहां पर डिजीज के अंदर आपने देखा होगा जो पशुओं में होने वाली डिजीज है वो मोस्टली एक होती है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज के अंदर अपन बात करेंगे जैसे आपका एंथ्रेक्स है, लंगड़ी है, आपका गलगोटू है, ये मोस्टली आपके जैसे थनैला है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज है। उसके बाद अपन बात करेंगे जैसे एक आता है वायरल डिजीज की बात करेंगे, रिएंडर पेस्ट, और एक होता है एफएमडी जिसे खुरपका मुंहपका के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 जो डिजीज है वो है आपके जैसे प्रोटोजोआ जनित बीमारी जिसमें टेक्सास फीवर जो आता है जिसे चिचड़ी जवर के नाम से आप लोग जानते हो वो है इसके अंदर। और एक आता है मेटाबोलिजिक या कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण चयापचयी रोग होते हैं जिसे आपने देखा होगा फेरस की न्यूनता के कारण जो है वो क्या होता है आपके कैल्शियम की कमी के कारण जिसे आपका जो मिल्क फीवर होता है जिसे दुग्ध जवर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कोई रोगों जो है उन रोगों का क्लासिफिकेशन किया गया। तो यहां पर जो एफएमडी डिजीज है वो किसके द्वारा फैलती है? वो फैलती है आपके वायरस के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां 55 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वायरस के द्वारा। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2018 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बर्ड फ्लू किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहां पर अपन बात करेंगे जो बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू की बात करेंगे। बर्ड फ्लू जो है वो मोस्टली किसके अंदर होता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 मवेशियों में, ऑप्शन नंबर 2 है मुर्गियों में, ऑप्शन नंबर 3 है भेड़ में और ऑप्शन नंबर जो 4 है आपके बकरियों में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बर्ड फ्लू है मोस्टली वायरल डिजीज है और ये किसके अंदर होता है? आपके मुर्गियों के अंदर ये डिजीज होता है। और ये जेट 2008 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिए अपन बात करेंगे जो 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, 50 नंबर जो 7 है वो देखिएगा भारत में मुर्गी पालन की सीमा है। तो भारत के अंदर सीधी सी बात यह है कि मुर्गी पालन जो है वो कितने परसेंटेज मुर्गी पालन किया जाता है? तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है 1%, ऑप्शन नंबर 2 है 2%, ऑप्शन नंबर 3 है 6% और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है आपका 3%। तो यहां पर देखिएगा जो राइट आंसर होगा वो कितना है आपका 6% है। और ये जेट 2008 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर देखिएगा जो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, 58 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अपन बात करेंगे निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो बात करेंगे रेगिस्तान का जो जहाज है, डिजर्ट ऑफ द सीप जो है, रेगिस्तान का जहाज मुख्य रूप से किस पशु को कहा जाता है? तो दोस्तों मैं यहां बताना चाहूंगा कि जो रेगिस्तान का जहाज है ऑप्शन नंबर 1 है जैसे ऊंट, ऑप्शन नंबर 2 में घोड़ा दे रखा है और ऑप्शन नंबर 3 में गधा और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है आपका जेब्रा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी पहले से भी पता है। डिजर्ट ऑफ द सीप जो है वो क्या है आपका ऊंट है, कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बात करेंगे ये क्वेश्चन आपके किस एग्जाम के अंदर पूछा गया है? तो देखिएगा 2008 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 59 जो है वो है अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है? तो देखिएगा जो आप जैसे कुक्कुट पालन पढ़ते हो, मुर्गियों का मैनेजमेंट पढ़ते हो, मुर्गियों के मैनेजमेंट के अंदर अपन बात करेंगे यदि 1000 अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं उन 1000 अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए एक पैलेस की बात करें कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो उसके अंदर अपन बात करेंगे 1 एकड़, एक आता है 0.5 एकड़, एक आता है 0.75 एकड़ और एक आता है आपके 0.25 एकड़। तो यहां पर देखिएगा जैसे अपन बात करेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा?
वो होगा आपके 0.25 एकड़। तो यहां पर 59 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो है वो क्या है आपका, यहां पर 4th नंबर का राइट आंसर है 0.25 एकड़। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2009 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा जो आपका 60 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपन बात करेंगे उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे खोआ क्या होता है, जिसे ग्रामीण भाषा के अंदर इसको मावा के नाम से भी आप जानते हो। खोआ या जो मावा है जिसे आपने देखा होगा, दूध का निर्जलीकरण किया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है जिससे दूध के अंदर उपस्थित जो पानी है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है और बचे हुए ठोस पदार्थ को अपन क्या कहेंगे, मावा कहते हैं। तो यहां पर बात करेंगे जो मावा है, आपने देखा होगा एक होता है आपका पनीर और एक होता है आपका मावा। तो आपने देखा होगा जब एनिमल आपने पढ़ी तो पनीर जो है वो सबसे सर्वोत्तम किसके दूध का बनता है, गाय के दूध का। और मावा की बात करेंगे, सर्वोत्तम जो मावा है वो किसका बनता है, आपके भैंस के दूध का। तो यहां पर क्या है, जैसे एक है आपके पनीर बनाने के लिए गाय का दूध सबसे सर्वोत्तम रहता है और एक आता है मावा बनाने के लिए भैंस का दूध सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका भैंस। मावा बनाने के लिए, खोया बनाने के लिए सबसे सर्वोत्तम जो दूध होगा वो किसका होगा, आपके भैंस का होगा। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2009 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पशु की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है। तो यहां पर 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है। तो यहां पर 61 के अंदर अपन बात करेंगे कि इनमें से मोस्टली कौन सी ऐसी बीमारी है जो जीवाणु जनित नहीं है। तो इनमें से अपन देखेंगे, देखिएगा पहला आता है जिसे आपका ब्लैक वाटर, नंबर नेक्स्ट आता है आपका एंथ्रेक्स, एक आता है रिएंडर पेस्ट और एक आता है हिमोरेजिक जो सेप्टिमिया आता है जिसे एचएस या जहरी बुखार के नाम से अपन जानते हैं। तो यहां पर देखिएगा जो ब्लैक वाटर है, ब्लैक वाटर मोस्टली लंगड़ी जो डिजीज होता है एनिमल्स की, और इसके अंदर क्या होता है जैसे पशु के जो मांसली भाग होते हैं उसके अंदर क्या होती है, सूजन आती है और उस सूजन को क्या करते हैं अपन दबाएंगे तो वहां पे चुरचुर की सी आवाज आती है, इसलिए इस ब्लैक वाटर डिजीज को चुरचुरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखो इसको जो लंगड़ी है, पशु के बॉडी के मांसली जो भाग है उसके ऊपर सूजन आने के कारण जो पशु है वो लंगड़ा कर चलता है और पशु के मांसले भागों के ऊपर चीरा लगाने पर वहां से बदबूदार जहाग बाहर निकलते हैं जिसके कारण इसे ब्लैक वाटर कहा जाता है। तो यहां पर इसका जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया है जिसे क्लोरोस्ट्रीडियम सोबियाई। आपसे पूछा जाए लंगड़ी डिजीज है मोस्टली किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो क्लोरोस्ट्रीडियम सोबियाई जो बैक्टीरिया है मोस्टली उसके द्वारा ये डिजीज होती है। तो यहां पर ये हो गया आपके बैक्टीरियल। एक आता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स की बात करेंगे, वूल सोल्टर डिजीज जो होता है आपके ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों के अंदर यह डिजीज होता है और यह एकमात्र ऐसा डिजीज है जो पशुओं से मानव के अंदर फैलने की संभावना रहती है और इसका जो पैथोजन है बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के द्वारा एंथ्रेक्स डिजीज होती है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है आपका रिएंडर पेस्ट। तो रिएंडर पेस्ट की बात करेंगे, जो पशु प्लेग होता है, पशु प्लेग को क्या कहा जाता है, रिएंडर पेस्ट। तो यहां पर ये जो डिजीज है वो क्या है, आपका वायरस डिजीज है। तो यहां निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुजनित नहीं है, ये आपके नंबर 4 पे है। हिमोजिक जो सेप्टिमिया होता है, एचएस जिसे जहरी बुखार कहेंगे, तो ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। उसके अलावा जिसे आपने ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर देखा बैक्टीरियल डिजीज है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहां पर देखिएगा जो रिएंडर पेस्ट है वो क्या है, आपके पशु प्लेग जिसको कहेंगे, ये आपके वायरस के द्वारा ये डिजीज होती है और जेट 2008 ये 9 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है आपका 62 है, नकलिंग किसकी विधि है। यहां पर देखिएगा जो नकलिंग है 62 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहां पर देखिएगा नकलिंग किसकी विधि है। तो यहां अपन बात करेंगे नकलिंग की। तो नकलिंग के लिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वहां देखिएगा गाय व भैंस को साफ करने की, नंबर 2 है गाय व भैंस के दूध निकालने की,
नंबर 3 है गाय व भैंस के निवास की विधि, और नंबर 4 है जानवरों को विटामिन व खनिज लवण देने की यह विधि है। तो यहां 62 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपन बात करेंगे। इसका जो मोस्टली नकलिंग जो है, आपने देखा होगा दुग्ध दोहन की विधियों को मोस्टली दो भागों के अंदर बांटा गया। एक आता आपका मशीन के द्वारा और एक आता आपके हाथों के द्वारा। मशीन के द्वारा जो विधि है उसके अंदर आपने देखा होगा मशीनों से दूध निकालने का काम किया जाता है, और यह विधि मोस्टली उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पर पशु की संख्या ज्यादा हो, और एक चीज ये होता है कि पशु जो है वो अधिक दूध देने वाला हो। इसके अलावा जो हाथों के द्वारा जो विधि है उसका नकलिंग एक पार्ट है। तो यहां पर जो 62 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है गाय व भैंस का दूध निकालने की जो मोस्टली विधि है वो कौन सी आपकी नकलिंग है, और ये आपकी जेट 2009 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यहां पर देखिएगा 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, दुग्ध के निम्न उत्पादों में से कौन से उत्पाद में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा। क्वेश्चन जो आपका 63 है वो ये कहना चाह रहा है कि दूध के किस उत्पाद में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो यहां पर देखिएगा दूध के जो उत्पाद है, दूध के उत्पादों के अंदर देखिएगा पहला है दूध का पाउडर, उसके बाद में अपन बात करेंगे एक आता है आपका घी, एक आता है चीज जिसको पनीर के नाम से भी जाना जाता है, पनीर का एक पार्ट है, और एक आता है आपका पनीर। तो यहां पर देखिएगा कि दूध का जो घी प्रोडक्ट है, यहां पर घी की बात करेंगे, घी के अंदर जो वसा की न्यूनतम मात्रा होती है वो कितनी है आपके 99.5% होती है। तो यहां आपने देखा होगा कि दूध के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो वसा की जो मात्रा है वो 99% या इससे अधिक कभी भी नहीं होती। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या है आपका राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिएगा आपके जेट 2009 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों जो 64 है, यहां पर बात करेंगे अपन 64 के अंदर पशुपालन में साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड का में लिया जाता है या काम में आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, जैसे ये आपका NaOH जो है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों जो रसायन है आपने देखा होगा, इन दोनों रसायन का जो प्रयोग है वो सींग रोधन के अंदर किया जाता है। जिसे आपने देखा होगा जो हॉर्नलेस होता है सींग रहित करने के अंदर, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये पशु के सींग रोधन के अंदर काम में लिया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 पशु की चमड़ी को निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सींग रोधन के अंदर हॉर्नलेस करने में, एक आता है पशु को स्वच्छ रखने में, और एक आता है डेयरी के बर्तनों को साफ करने के अंदर। तो यहां पर जो 64 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, इसका जो मोस्टली यूज होता है वो पशु को सींग रोधन में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या है इसका राइट आंसर है। और ये जेट 2009 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यहां पर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे, यहां पर 65 के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखिएगा दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहां सिंपल सी बात करेंगे कि जो लैक्टोमीटर होता है, लैक्टोमीटर का जो बेसिकली यूज होता है वो किसके अंदर किया जाता है। तो यहां पर देखा होगा आपने, लैक्टोमीटर जो है वो दूध का जो अपेक्षित घनत्व है उसको ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सारीयता ज्ञात करने में, ऑप्शन नंबर 2 है अम्लता ज्ञात करने में, ऑप्शन नंबर 3 है बस में तैयार करने में, और यहां पर है अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में। तो देखिएगा जो लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर का जो यूज होता है ये दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के अंदर इसका मुख्यतः यूज किया जाता है। ये जेट 2010 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 66 है, दूध की क्रीम को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तो यहां पर 66 के अंदर अपन बात करेंगे, दूध के अंदर जो क्रीम है उस क्रीम का पृथक्करण है वो किस विधि के द्वारा किया जाएगा। एक होता है आपका अपकेंद्रीय और एक होता है रासायनिक विधि, एक आता है जैविक विधि, और नंबर जो 4 है वो होता है पाश्चुरीकरण। तो आपने देखा होगा दूध की जो क्रीम है उस क्रीम को अलग करने की मोस्टली 2 विधियां हैं। एक आता आपका प्राकृतिक विधि और एक आता आपका कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि के अंदर क्या होता है, जैसे ये आपका बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आपने दूध डाला और उस दूध के अंदर थोड़ा पानी डाला,
पानी डालने के बाद इस दूध को आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे 12 से आपने 24 घंटों तक इसको क्या कर दिया, रख दिया, जिससे क्या होता है ठंडे जगह पर रखने पे यहाँ पर दूध का जो ऊपरी भाग है उसके ऊपर एक क्रीम लेयर आती है, जिसे आपने देखा होगा क्रीम लेयर को एक चम्मच की सहायता से यहां से क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो ये आपका प्राकृतिक मेथड है, हालांकि ये भी कई प्रकार का होता है। लेकिन इसके अलावा देखिएगा जो कृत्रिम मेथड होता है, कृत्रिम मेथड के अंदर मोस्टली आपने क्रीम सेपरेटर मशीन का आपने यूज किया है। तो यहां पर देखिएगा क्रीम सेपरेटर जो मशीन है वो अपकेंद्रीय जो है सेंट्रीफ्यूगल जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर कार्य करता है। कि सर इसमें देखो क्या होता है, तो यहां पर अपन बात करेंगे, जैसे आपने देखा होगा घर के ऊपर अपन क्या करते हैं, घर के अंदर आपने देखा होगा अपने जो घर वाले हैं वो दही के अंदर से क्या करते हैं, छाछ को अलग करते हैं और घी को अलग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये आपका जैसे दही का एक मटका है और इस मटके के अंदर आपने है देखो एक आपने जो रई बोलते हो गांव के अंदर, एक जो आपने देखा होगा एक ऐसी मशीन डालते हो, तो इस मटकी के अंदर जो दही है उस दही को बिलौने के लिए आपने मशीन लगाई है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर दो फोर्स कार्य करते हैं, एक होता है परिधि से केंद्रक की ओर और एक होता है केंद्रक से परिधि की ओर। तो इस दही के अंदर देखा होगा जो भारी पदार्थ होते हैं वो केंद्रक से परिधि की ओर चले जाते हैं और हल्के पदार्थ जो होते हैं वो परिधि से केंद्रक की ओर चले जाते हैं। हल्का जो पदार्थ है वो क्या है, आपकी वसा, जिसको आप मक्खन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या होता है, भारी पदार्थ केंद्रक से दूर चले जाते हैं, जबकि हल्के पदार्थ जो है वो केंद्रक के चारों ओर आकर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है वो है आप अपकेंद्रीय मेथड के द्वारा आप क्रीम को क्या करते हो, अलग करते हो। यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 66 है इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका अपकेंद्रीय मेथड। उसके बाद में बात करते हैं ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, तो देखिएगा दोस्तों जेट 2010 की जो एग्जाम थी, जेट 2010 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस पशु के दूध में वसा की अधिकतम मात्रा होती है। तो यहां पर देखिएगा किस पशु के दूध में वसा की अधिकतम मात्रा होती है। तो यहां पर देखिएगा जिससे गाय का जो दूध है, गाय के दूध में वसा की जो मात्रा है 4.14%। भैंस के दूध की बात करेंगे, भैंस के दूध में वसा की जो मात्रा है वो है आपके 7.4%। बकरी का जो दूध है उसके अंदर 4.25% और जो ऊंटनी का दूध होता है उसके अंदर वसा की मात्रा 5.3%। तो यहां सीधी सी बात करेंगे किस पशु के दूध में वसा की अधिकतम मात्रा होती है, तो यहां ऑप्शन के हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, भैंस। और भैंस के दूध के अंदर वसा की जो मात्रा है वो कितनी, आपके 7.4%। जेट 2010 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, 68 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, पशुपालन में इनमें से सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले एंटीसेप्टिक में कौन सा है। तो यहां पर देखिएगा जो पशुपालन है, पशुपालन में मोस्टली किसका एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा एक आता है आपका एल्कोहल है, उत्तेजक का कार्य करता है, या आपके जीवाणुनाशक का कार्य करता है। यहाँ फिनाइल है और एक आता है आपका अरंडी का तेल। तो यहाँ एंटीसेप्टिक के रूप में मोस्टली किसका यूज किया जाता है, आपके ऑप्शन नंबर 3 है, फिनाइल का यूज किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये जेट 2010 के अंदर आपकी जेट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहां पर अपन बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि के बराबर बर्दाश्त कर सकता है। तो यहां पर देखिएगा मरुस्थल के अंदर जो आपके टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो गर्मी के कारण जो आपने देखा होगा ऊंट की बॉडी के अंदर जो पानी की कमी होती है, तो यहां अपन बात करेंगे उस पानी की कमी को ऊंट कितनी बर्दाश्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका 10%, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 20%, ऑप्शन नंबर 3 है 30% और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है आपका 40%। तो ऊंट अपनी बॉडी का लगभग 30% पानी के ह्रास को क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। ये क्वेश्चन जो है आपकी जेट 2010 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा आपका 69 के बाद में 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिएगा मुर्गी के अंडों को कृत्रिम ढंग से सेने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे सप्ताह में सर्वाधिक उपयुक्त जो तापमान है वो कितना रहता है। तो आपने देखा होगा जिसे अंडे सेने की क्रिया क्या होती है,
आपने देखा होगा जो मुर्गी है, मुर्गी के अंडा देने के बाद नेचुरली रूप से उस मुर्गी के अंडे के अंदर चूजे का निर्माण नहीं होता। उस चूजे निर्माण के लिए उस अंडे को एक उचित टेम्परेचर और उचित मॉइस्चर के साथ रखा जाता है, जिससे 21वें दिन उस अंडे के अंदर क्या होता है, चूजा बाहर निकल जाता है और चूजे का निर्माण होता है। तो यहां पर जो आपका देखो कृत्रिम रूप से ढंग से पहले दूसरे तीसरे सप्ताह में सर्वाधिक जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है, जिसे ऑप्शन नंबर 1 है 80 डिग्री, 81 और 82 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि बिल्कुल बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद में 90, 91 और एक आता है 92 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है वो है आपका 100 डिग्री, 101 डिग्री और एक आता है आपका 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल राइट आंसर, इसी को अपन मानेंगे। और एक आता है 110, ये 110, 111 है, यहाँ पे 112 है, तो ये क्या होता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके लिए राइट है। और ये जेट 2010 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 71 है, 71 की बात करेंगे। 71 के अंदर अपन देखिएगा उदयपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो यहां पर देखिएगा जो चोकला है ये आपके शेखावाटी में होती है। चोकला है, चोकला किसमें है, शेखावाटी में। जो मालपुरा है, मालपुरा की बात करेंगे ये आपके मोस्टली टोंक एरिया के अंदर पाई जाती है। नाली है, नाली अपन बात करेंगे हनुमानगढ़। नाली जो भेड़ की नस्ल है वो कहां पाई जाती है, आपके हनुमानगढ़ में। और नंबर जो 4 है वो क्या, आपके सोनाड़ी। तो सोनाड़ी कहां पर पाई जाती है, आपके उदयपुर संभाग के अंदर ये पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो आपकी सोनाड़ी नस्ल है वो किस संभाग के अंदर पाई जाती है, तो यहां पर सोनाड़ी नस्ल की बात करेंगे। सोनाड़ी नस्ल मोस्टली आपके उदयपुर संभाग के अंदर पाई जाती है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपकी जेट 2010 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर आपका 72 था, 72 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है, तो एक जो वयस्क बकरी है उस वयस्क बकरी के लिए कितनी जगह की जरूरत होती है। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 72 है ये जेट 2010 की एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर देखिएगा एक वयस्क जो बकरी है उस वयस्क बकरी के लिए मोस्टली कितनी जगह की आवश्यकता होती है, तो एक है आपका 1.25 से 1.5 मीटर, एक है 2.25 मीटर, एक आता है 3.25 से 3.5 वर्ग मीटर और एक आता है 4.25 से 4.5 वर्ग मीटर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, 72 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एक जो बकरी होती है, वयस्क बकरी है, उसको लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है मैं बताना चाहूंगा। उसको 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर जगह की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 72 है। जेट 2010 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, 73 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर देखिएगा 73 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अपन बात करेंगे वर्ष 2008-9 के लिए भारत में दूध अनुमानित उत्पादन क्या था। यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 73 है वो ये है कि 2008 के अंदर भारत के अंदर दूध का कुल प्रोडक्शन जो था वो कितना था। तो यहां अपन बात करेंगे वर्ष 2018 ये 8 के अंदर, 8 या 9 के अंदर दूध का जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 108 मिलियन टन या 108 मैट्रिक जो टन था। इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चन था आपके जेट 2010 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो आता है 74 क्वेश्चन की बात करेंगे। राठी किसकी नस्ल है, तो यहां पर देखिएगा राठी नस्ल की बात करेंगे। जो राठी है, राठी किसकी नस्ल है, तो यहां पर अपन बात करेंगे। देखो एक आता आपके बकरी, बिल्कुल गलत है। गाय बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 3 है भैंस, बिल्कुल गलत है। भेड़ भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आपने देखा होगा राठी की बात करेंगे, ये राजस्थान की कामधेनु उस गाय की नस्ल को कहा जाता है। तो राठी क्या है, गाय की नस्ल है। और ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन जेट 2010 की एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 75 जो क्वेश्चन है, पूर्णतः गाय के दूध में बने खोआ में प्रोटीन की मात्रा होती है। यहां देखिएगा जो 75 है, पूर्णतः गाय के दूध में बने खोआ में प्रोटीन की जो मात्रा है वो प्रोटीन की जो मात्रा है यहां अपन बात करेंगे। जिसे प्रोटीन की जो मात्रा है वो देखिएगा तो ये है
कि गाय का जो खोआ होता है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है ऑप्शन नंबर 1 है 10%, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 15%, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 20% और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो कितना है आपका 25%। तो गाय के खोआ में जो प्रोटीन की जो मात्रा है वो कितनी होगी आपका 20% होगी। तो यहां 75 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर होगा और जेट 2011 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिएगा आपने देखा होगा धीरे धीरे जैसे जैसे अपन एनिमल के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री जो है उसके अंदर जेट एग्जाम के अंदर जो आपके लगभग 13 क्वेश्चन आते हैं वो 13 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। और मैं जहां तक मानता हूं एक प्रत्येक स्टूडेंट, जैसे आपने देखा होगा एग्रोनॉमी में आपके 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं, आपके हॉर्टिकल्चर में 13 क्वेश्चन आते हैं और एनिमल में 13 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 13 के 13 क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर आपका विशेष फोकस होना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सबसे कम गलती होने की संभावना रहती है। यहां पर देखिएगा 76 नंबर का जो क्वेश्चन है, 76 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, मक्खन में चर्बी की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो यहां पर सीधी सी बात है कि जो मक्खन है, मक्खन के अंदर वसा की जो मात्रा है वो वसा की मात्रा का आपको पता लगाना है कि मक्खन के अंदर वसा की जो मात्रा है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 70%, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 60%, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 90% और ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो क्या है आपका 95%। तो यहां पर देखिएगा जो मक्खन है, मक्खन के अंदर एक्चुअल के अंदर जो वसा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है आपके 80% होती है। तो यहां पर जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, यहां पर इसका 70 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको राइट आंसर मानेंगे। यहां मोस्टली इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 80%। ऑप्शन के हिसाब से जो आपका 70% राइट आंसर है और ये भी आपके जेट 2011 के एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक है। तो यहां पर देखिए दूध का जो सामान्य अपमिश्रक है, दूध का जो सामान्य अपमिश्रक है उसके अंदर देखिएगा एक आता है आपका यूरिया है, एक आता है आपका साबुन का पाउडर है, एक आता है शर्करा आता है और एक आता है कोई नहीं। तो यहां पर दूध का जो अपमिश्रक है वो क्या है आपका यूरिया है। तो 77 के अंदर जो फर्स्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर है और जेट 2011 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 78 है, 78 की अपन बात करेंगे। 78 में मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है। तो देखिएगा जो मांस का जो परिरक्षण है मोस्टली किस तापमान पर किया जाता है। एक आता है 0 से 3 डिग्री पे, एक आता है 3 से 5 डिग्री पे, एक आता है 5 से 7 डिग्री पे और एक आता है 7 से 8 डिग्री पे। तो यहां पर देखो जो मांस है, मांस का जो परीक्षण है वो मोस्टली आपके 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे किया जाता है और ये जो क्वेश्चन है जेट 2011 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा जो 79 है, मनुष्य को मांस से किस रोग का संचरण हो सकता है। तो देखिए मनुष्य जो है, मनुष्य को किस मांस के द्वारा कौन से रोग का संचरण हो सकता है। तो यहां पर देखिएगा एक आता आपका एंथ्रेक्स है, आपने देखा होगा कि पशुओं से मानव को होने वाली बीमारी कौन सी आपका एंथ्रेक्स है, तपेदिक है और एक आता है बोटुलिज्म। ये तीनों प्रकार की जो डिजीज है वो तीनों प्रकार की डिजीज क्या है जो एक मांस से मानव में फैलने की संभावना रह सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन जो है आपकी जेट 2011 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में अपन बात करेंगे 79 की। यहां पर 79 के अंदर अपन बात करेंगे मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग का कारण जो है। तो मवेशी जो होते हैं, मवेशी के अंदर एंथ्रेक्स रोग का जो कारण है यहां अपन बात करेंगे। जैसे ये जेट 2011 में, एक आता है जेट 2012 में और उससे पहले भी ये क्वेश्चन का जिक्र हो चुका है। एंथ्रेक्स जो होता है फफूंद के द्वारा नहीं होता, प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होता, वायरस के नहीं होता, ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसके बैक्टीरिया का जो नाम है वो क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। यहां पर नेक्स्ट देखिएगा गाय की द्विउद्देशीय जो नस्ल है वो कौन सी है। गाय की द्विउद्देशीय नस्ल की बात करेंगे, उसके अंदर पहला है गिर, ऑप्शन नंबर 2 है साहिवाल,
ऑप्शन नंबर 3 है थारपारकर और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है रेड सिंधी। तो यहां पर देखा होगा देसी गाय के नस्लों को मोस्टली उसकी यूटिलिटी के आधार पे आप लोगों ने 3 भागों में बांटा। एक आता है दुधारू नस्ल, एक आता है द्विप्रयोजनी नस्ल और एक आता है आपका भारवाही नस्ल। द्विप्रयोजनी नस्ल के अंदर क्या होता है, दुधारू प्लस वो कृषि कार्यों के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहां पर देखेगा गिर, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी जो है उसके अंदर अपन बात करेंगे गाय की द्विउद्देशीय जो नस्ल है। इसके अंदर देखा होगा जो गिर है ये दुधारू नस्ल है, साहिवाल दुधारू नस्ल है, रेड सिंधी आपकी दुधारू नस्ल है। तो यहां पर जो थारपारकर है वो क्या है आपका द्विउद्देशीय नस्ल है और राजस्थान की एक सर्वोत्तम प्रकार की द्विउद्देशीय नस्ल मानी जाती है क्योंकि ये डिजर्ट कंडीशन के अंदर बेस्ट होती है। और ये जो क्वेश्चन आपकी जेट 2011 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो आता है आपका 82 जो क्वेश्चन है, उस 82 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय को अपन बोलेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च और संस्थान को क्या बोलेंगे इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है आपके करनाल हरियाणा में, ये कहां है आपके करनाल हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां है आपके करनाल हरियाणा के अंदर। तो यहां पर देखिए बीकानेर, करनाल, एक आता है लुधियाना और एक आता है हिसार। तो हिसार ये लुधियाना और बीकानेर क्या बिल्कुल गलत है और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है करनाल। अब बात करेंगे कि ये आपका जो क्वेश्चन है किस एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो देखिएगा जेट 2011 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 83 है, क्वेश्चन 83 की बात करेंगे। देश में पशुधन की कुल संख्या है। तो यहां पर देखिएगा देश के अंदर पशुधन की जो कुल संख्या है, हालांकि वर्तमान कंडीशन के अंदर देखे जाए तो इसकी डेटा अलग है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपकी 2011 की एग्जाम के अंदर पूछा गया तो 2011 जो जेट है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ये पूछा गया। तो 2010 से 2011 की बात चल रही थी तो उस समय भारत के अंदर 485 मिलियन एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो क्या इसका राइट आंसर है। और यहां अपन बात करेंगे 2011 के जेट के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा जो 84 जो क्वेश्चन है वो 84 क्वेश्चन है, ब्यूटारोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। दूध का विशिष्ट घनत्व, दूध का चिकनाई का अंश, दूध के कैल्शियम का अंश और एक है दूध में लैक्टोज का अंश। तो यहां पर देखिएगा जो ब्यूटारोमीटर होता है, ब्यूटारोमीटर की अपन बात करेंगे। ब्यूटारो जो मीटर होता है आपने देखा होगा एक कांच की छड़ी नुमा संरचना होती है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से दूध का जो फैट परसेंटेज है, फैट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर दूध का विशिष्ट घनत्व बिल्कुल नहीं, चिकनाई प्रतिशत तो बिल्कुल राइट है कि दूध में उपस्थित जो वसा है, दूध में उपस्थित वसा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 85 की देखो बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपके जेट 2012 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। 85 की बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल में क्या भरपूर मात्रा में होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल को अपन क्या कह सकते हैं, खीस के नाम से इसको जानते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में देखिएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन डी। तो यहां पर कोलेस्ट्रॉल जो खीस होता है विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, इसी कारण बछड़े की आंखों की रोशनी आजीवन बरकरार रहती है और एंटीबायोटिक कैपेसिटी उसमें पैदा होती है। इसलिए यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 85 का ऑप्शन नंबर 1 है। और ये जो क्वेश्चन है आपकी जेट 2012 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। 86 में देखिए साइलेज तैयार हो जाता है। तो साइलेज जो है, साइलेज की अपन बात करेंगे। यहां पर देखिए 8 से 12 सप्ताह का या लगभग 2 माह का समय लगता है। तो यहां पर पहला है 4 सप्ताह में, इसका मतलब है 1 मंथ्स, एक है 8 सप्ताह में, इसका मतलब है 2 मंथ्स, एक है 12 सप्ताह में 3 मंथ्स और एक आता है 16 सप्ताह में। तो यहां पर क्या है आपके 5 मंथ्स। तो कुल मिला के अपन बात करेंगे, देखिएगा जो आपके यहाँ पर 4 मंथ्स है तो मोस्टली 2 महीने के अंदर जो आपका साइलेज है वो बनकर तैयार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, 8 सप्ताह के अंदर साइलेज बनकर तैयार हो जाता है। जेट 2012 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 87 है, प्रस्तुति ज्वर किसके कारण होता है।
तो यहां पर देखिएगा प्रस्तुति जो अवर है वो किसके कारण होता है, जेट 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर देखिए लैक्टोज की न्यूनता, कैल्शियम की न्यूनता, कैरोटीन की न्यूनता और एक आता है उपरोक्त सभी। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रस्तुति जवर क्या होता है। तो प्रसवकालीन जो पीड़ा होती है जिसे मिल्क फीवर के नाम से जाना जाता है, दुग्ध जवर के नाम से जाना जाता है, जिसे आपने देखा होगा कि इसके अंदर क्या होता है, हड्डियों में उपस्थित जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वो अनबैलेंस होता है, जिसके कारण जो हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम है वो घुलना बंद हो जाता है और उस कैल्शियम के घुलने बंद हो जाने के कारण यहां पर क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया डिजीज होती है, जिसे प्रस्तुति जवर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर देखिएगा कैल्शियम की जो न्यूनता है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है और ये जेट 2012 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन देखिएगा 88 जो क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। तो यहां पर बात करेंगे भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 है चोकला, ऑप्शन नंबर 3 है मालपुरा और ऑप्शन नंबर जो 4 है कोयनी। तो राजस्थान में जो आपकी मेरिनो है वो मोस्टली आप किसको कहेंगे, चोकला, क्योंकि आपने देखा होगा विश्व की सबसे सर्वोत्तम ऊन देने वाली जो भेड़ है वो कौन सी आपकी मेरिनो है, और राजस्थान की सबसे सर्वोत्तम ऊन देने वाली जो भेड़ है वो कौन सी है, चोकला है। इसी कारण चोकला को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। यह क्वेश्चन जेट 2012 के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे, रानीखेत किसका रोग है। तो यहां पर बात करेंगे जो रानीखेत है, रानीखेत डिजीज की बात करेंगे। रानीखेत किसका डिजीज है, तो यहां पर देखिएगा रानीखेत जो है मुर्गियों में होने वाला एक प्रकार का वायरस जनित डिजीज है। तो ये देखिए कुकुट आदि के अंदर ये डिजीज होता है। ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे जैसे 89 क्वेश्चन है रानीखेत 2014 के एग्जाम के अंदर आपसे ये 12 के एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में देखिए, तो यहां पर देखिए राजस्थान में से गाय की कौन सी नस्ल कर्षण कार्य प्रयोजन के लिए होती है। तो राजस्थान के अंदर गाय की कौन सी जो नस्ल है वो कर्षण कार्य के लिए होती है। यहां पर देखिए राठी दुधारू नस्ल है, ठीक है। नागौरी ये क्या है, भारवाही। हरियाणवी क्या है, ये आपकी द्विप्रयोजनी। और थारपारकर भी क्या है आपका, द्विप्रयोजनी। तो मोस्टली जो भारवाही नस्ल है वो कौन सा है आपका, नागौरी। नागौरी की विशेषताओं के अंदर आपने देखा इसके पैर जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, मजबूत होते हैं, और इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो क्या रहती है, वो बहुत मजबूत और शक्तिशाली होने के कारण इसका जो बेल है वो तेज गति से दौड़ता है, और सबसे तेज गति से दौड़ने के लिए इसको सर्वोत्तम भारवाही का दर्जा मिला हुआ है। और आपसे पूछा जाए दुल की चाल के लिए भी फेमस जो नस्ल है वो कौन सी है, नागौरी। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने जो आज की क्लास है इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 90 नंबर के क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन दिया। और इन क्वेश्चनों के अंदर यदि आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसमें लिख सकते हो। दूसरी, आप जैसे कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो को पुनः यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप देख सकते हो। और जैसा कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर फेस्टिवल आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो इस फेस्टिवल प्रोग्राम के अंदर आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को, स्टडी को है रेगुलर थोड़ा सा सुचारू रूप से देखते रहेगा। अपनी जो क्लास है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 8:30 बजे से और लगभग शाम को 6 बजे से डेली कंटिन्यू रहेगी आपको रक्षाबंधन को छोड़कर। इसलिए आप अपने सुबह 8:30 बजे और शाम के 6 बजे अपने लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।